नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहले भारत की मेजबानी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से हो रहे इस शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें शामिल होने वाले नेता क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के कदमों पर विचार विमर्श करेंगे और इसे लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रपति जोमाट टोटोएव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डी मोहम्मद और किर्गिस्तान के गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के नाम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने शिखर लेकर के भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला आयोजन होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं की ओर से व्यापक और स्थायी भारत मध्य एशिया साझेदारी के महत्व का प्रतीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने यह जानकारी दी। सिद्धू ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी हरमिंदर साहिब अमृतसर में माथा टेकेंगे और 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का दौरा करेंगे। ये सुबह 8 बजे दिल्ली अमृतसर स्पेशल फ्लाइट से एयरपोर्ट, वहां से वाया रोड वे श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे। इसके बाद वे सभी 117 उम्मीदवारों के साथ दुर्याना मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का दौरा करेंगे। दोपहर में वाया रोड जालंधर पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी एक वर्चुअल रैली करेंगे। शाम को वे जालंधर से आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अस्पताल फ्लाइट के जरिए दिल्ली लौट आएंगे। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना तेज गति से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस के 13,000 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 11,000 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। वर्तमान में राजस्थान में सक्रिय मामला 94,000 से ज्यादा है। वहीं राज्य में कोरोना से 21 मौतें भी हुई हैं। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण बना हुआ है। सबसे ज्यादा राज्य की राजधानी जयपुर में 2,234 मामले मिले हैं। वहीं अलवर में 1,846, जोधपुर में गंगना 801, उदयपुर में 673, भरतपुर में 588 और अजमेर में 500 मामले मिले हैं। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप काबू हो रहा है, महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में सदर बाजार के बाद अब चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारियों ने सम विषम और सप्ताहांत कर्फ्यू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके विरोध में व्यापारियों ने 3 दिवसीय सम विषम हटाओ दिल्ली का व्यापार बचाव कैंपेन शुरू किया गया। सीटीआई ने निर्णय लिया कि 100 बाजार के व्यापारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और डीडीएमए पर दबाव बनाने निर्णय को डीएमए की बैठक आज होने वाली है। व्यापारियों ने व्यापार पाबंदियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सीटीआई ने मंगलवार को कश्मीरी गेट मार्केट में अपने मुहिम के तहत विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि अगले 3 दिन तक 100 विरोध प्रदर्शन के हिस्सा लेंगे। कई तख्तियां भी तैयार की गई हैं और इवन और वीकेंड कर्फ्यू हटाओ दिल्ली का व्यापार बचाओ, कोरोना से नहीं आर्थिक तंगी, भूख से मर जाएंगे व्यापारी। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड का दौर अगले 2 दिन जारी रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण समूचे उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे, इसलिए कड़क धूप नहीं निकलने से ठंड कायम रहेगी। ऐसे में राज्यों में मौसम का हाल जानना जरूरी है कि कब तक ठिठुरन का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ताजा अपडेट के अनुसार बुधवार को गणतंत्र दिवस पर मौसम सर्द बना रहा, हालांकि ठंड बीते दिन की तुलना में कुछ कम रही। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। राजस्थान में भी अगले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने नहीं दिख रही है। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने के अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, लेह और श्रीनगर में ठंड ने कहर मचा रखा है। यहाँ पारा अगले कुछ दिनों तक 0 से नीचे जाएगा।
खबर लक्सर से है। लक्सर सीट पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद को भारतीय किसान यूनियन अम्बवता ने समर्थन दे दिया है। भाकियू अम्बवता के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नील ने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद को अपने कार्यालय पर बुलाकर उनका स्वागत किया और उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि यह क्षेत्र है, यहाँ भाकियू अम्बवता का काफी रुतबा है, इनमें समर्थन से दिए जाने से उनकी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों केंद्र सरकार का घमंड चूर चूर किया था, अब लक्सर सीट पर उनकी किट पक्की है। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं के लिए सदन और सदन बाहर भी लगातार आवाज उठाएंगे। भरोसे के साथ मुझे किसान यूनियन ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। जो भी समस्या उत्तराखंड के किसानों की, हरिद्वार के किसानों की होगी, क्योंकि मुख्य रूप से किसान हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ा सा देहरादून में है, बाकी तो बहुत छोटे किसान हैं। जो मेन समस्या वो यही है और इन किसानों की समस्या को मैं सदन में उठा करके सरकार से काम किसान हित में कराने का काम करूँगा, ऐसा मेरा वादा है। भी अपना गणतंत्र बदलना चाहते हैं, इस निकम्मी और लूट खसोट की सरकार से बचाना चाहते हैं किसान को, प्रदेश को, देश को। हमें यहाँ जितने प्रत्याशी हैं उनमें किसान हित का जो मुद्दा उठाने वाले हैं, जो किसान हित में काम करने वाले हैं, वो शहजाद भाई के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। तो इसलिए आज तहे दिल से, तन मन धन से हम आज जो है शहजाद जी के साथ पूरी की पूरी यूनियन खड़ी है। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते अपनी पूरी टीम इनके चुनाव में लगाऊंगा और तहे दिल से इनका हर तरीके से काम करके लक्सर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लक्सर में अपने चुनाव कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए पार्टी ने लक्सर सीट पर उन पर भरोसा जताया। वे पार्टी के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि वे सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पास भी उनका उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र है। तो स्वतंत्रता कैसे मिली, इसकी पीड़ा हमें है। हमारे परिवार ने, मेरे पिताजी जो थे वो 18 वर्ष की एज में ही जेल चले गए थे और 1942 के आंदोलन में। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग, कांग्रेस ने जो हमें मौका दिया है उसमें ये सीट जीत करके विधानसभा की और कांग्रेस की झोली में डालें। यहाँ बदलाव की लहर है, बदलाव है। हम यहाँ कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और कांग्रेस ने पिछले 73 साल में जितने भी कार्य करे हैं बदलाव लाने के, उन सब में हम सभी सहयोगी बने। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,904 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दूसरी ओर बुधवार को 1,241 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सामने आए 2,904 नए मामलों में अल्मोड़ा में, बागेश्वर में 127, चमोली में 6, चंपावत में 30, देहरादून में 1,016, हरिद्वार में 337, नैनीताल में 397, पौड़ी में 80 से ज्यादा, पिथौरगढ़ में 127, रुद्रप्रयाग में 252, टिहरी में 85, उधम सिंह नगर में 284 और उत्तरकाशी में 35 मामले शामिल हैं। प्रदेश में अब 32,880 एक्टिव केस कोरोना के हैं, जिनमें सर्वाधिक 14,000 केस देहरादून जिले के हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पुलिस लाइन रोशनाबाद में झंडा फहराकर आज से 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह पुलिस लाइन रोशनाबाद में हुआ है। कार्यक्रम क्योंकि कोविड-19 शासन भी निर्देश था, कार्यक्रम समय अनुसार किया जाए, संक्षिप्त रखा जाए और उसका पूरा पालन किया जाए। जो भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से परेड की गई तो बहुत ही अनुशासन और अच्छे ढंग से हुई। इसमें 5 विभाग की झांकियां रहीं, जिसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं परिषद के आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में हुआ है। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। चूंकि कोविड के कारण इस बार शासन का भी निर्देश था कि कार्यक्रम को अल्प समय का और संक्षिप्त रखा जाए, उसका पूरा पालन किया गया और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो निर्धारित उसका भी पालन किया गया।
हरिद्वार के रोशनाबाद गांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम विश्व भर में रोशन किया। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को अर्जुन अवार्ड के बाद पद्मश्री मिलने से हरिद्वार में जश्न का माहौल है। वंदना के गाँव से लेकर प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि वंदना ने गाँव का नाम एक बार फिर रोशन किया है। इस उपलब्धि पर पिछले साल वंदना कटारिया को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंगलवार को भारत सरकार ने वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। वंदना को पद्मश्री अवार्ड मिलने से ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। जिला प्रभारी खेड़ा अधिकारी वरुण बेलवाल ने बताया कि वंदना ने हरिद्वार ही नहीं प्रदेश का नाम देश में रोशन किया। देखो, पद्मश्री के लिए कल जो है होम मिनिस्ट्री से जो मेरे पास फ़ोन आया था, तो जैसे फ़ोन आया तो कल से जो है बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं कल से जो कंपनी में लंच भी नहीं कर पाया, इतना खुश हूँ। रात को सो भी नहीं पाया, इतना खुश हूँ, क्योंकि जो है पद्मश्री अवार्ड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। और जो है वंदना की बात करें तो वंदना तो जो है इस घर के लिए क्या, गांव के लिए क्या, बहुत बड़ा अवतार है। और हमें बहुत गर्व की बात है कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया, वंदना का भाई कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें बहुत बड़े गर्व की बात है। जोशीमठ नगर के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जिन ग्रामीण इलाकों में कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, वहां पर भी इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि जिस गांव में सड़क, स्वास्थ्य, दूरसंचार जैसी सुविधा चौपट है, उस गांव का क्या हाल होगा। इस बर्फबारी में यह आने वाला समय ही बता सकता है। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जोशीमठ से ऊपरी इलाकों में जबरदस्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं और जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार निचले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बदला और निचले इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। विकासखंड जोशीमठ पेनखड़ा का नजदीकी गांव बड़ा गांव, जो गांव सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में काफी माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जो नजदीकी गांव बड़ा गांव की, जिस गांव में अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं। उसी गांव में लगातार जंगली सुअर आए दिन स्थानीय किसानों के खेत पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ा गांव के स्थानीय किसानों के कई एकड़ भूमि जंगली सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा गांव के स्थानीय किसान अपने खेतों को देखकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में कई प्रकार की सब्जियां पैदावार की थी, जो कि जंगली जानवरों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। किसानों ने कहा कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ा गांव में, जिस बड़ा गांव में स्थानीय किसानों के खेत को जंगली सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़ा गांव की, जिस बड़ा गांव में अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं, जहां आजकल जंगली जानवर आए दिन स्थानीय किसानों के घरों के आगे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देर रात जंगली सुअर ने फिर जो है कि स्थानीय किसानों के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा उस नुकसान को दिखाएं जो देर रात जंगली सुअर ने स्थानीय किसानों के खेत पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। दूर दूर तक अगर आप नजर लगाएंगे तो स्थानीय किसानों के खेत जंगली सुअर द्वारा बर्बाद किया हुआ देखा जा सकता है। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा इस सुंदर तस्वीर को भी दिखा दें, जो कि बड़गांव की तस्वीर है। और इसी बड़गांव की बात करें तो इसी बड़गांव में न जाने कितने स्थानीय किसानों के खेत जंगली सुअर द्वारा बर्बाद किया जा चुका है। ऐसे में स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है अपने समस्याओं को लेकर के, लेकिन समस्याएं उनकी आज भी जस की तस पड़ी हुई है। हालांकि मैं बात करना चाहूंगा बड़गांव ही नहीं बल्कि तमाम सीमांत घाटियों की, तो तमाम सीमांत घाटियों में जंगली जानवरों का आतंक आए दिन देखता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगरियाल के साथ नवीन सिंह के। जोशीमठ में आजकल कई दिनों से जाग देवता भ्रमण के लिए बाहर आए हुए हैं। मान्यता है कि फसल और पशुओं पर कोई भी बीमारी ना लग जाए, इसलिए जाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। आपको बता दें कि जाग देवता की 3 सालों में एक बार पूजा होती है और आजकल 18 दिनों से लगातार भ्रमण पर हैं।
बता दें कि नरसिंह मंदिर में जोशीमठ और थेंग गांव के जाग देवता का मिलन भी हुआ तथा भक्तों ने जाग देवता को अंग वस्त्र भेंट किए और भगवान जाग देवता से प्रार्थना की जल्द ही इस वैश्विक महामारी कोरोना को समाप्त की जाए। हालांकि सभी भक्तों ने कोविड का पालन किया। रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने इस सीट पर 2 बार रहे विधायक आदेश चौहान पर अपना भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आदेश चौहान अपना रिपोर्ट कार्ड रानीपुर की जनता के सामने तीसरी बार रखेंगे और रानीपुर विधानसभा की जनता उनका रिपोर्ट कार्ड देखकर उनके विधानसभा भेजने का फैसला करेगी। भाजपा के प्रत्याशी आदेश चौहान से नेशन 24 न्यूज की टीम ने खास बातचीत करी। आइए सुनाते हैं आपको। रहे विधायक भाजपा से आदेश चौहान जी हैं और बात करते हैं, क्योंकि पार्टी ने उन पर इस बार फिर भरोसा जताया है, तो बात करते हैं। आज नामांकन भी करके आए हैं। एक तो आदित्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज नामांकन हुआ आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो किस तरीके से देखेंगे इस चुनाव का? बस मैं समझता हूँ कि आज पार्टी के आदेश पर और पार्टी ने जो मुझे इस बार पुनः तीसरी बार इस विधानसभा की सेवा के लिए चयनित किया है, तो आज मैंने विधिवत उसका नॉमिनेशन करके आज चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है। और सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का, हमारे यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः 2022 के लिए चुना है और जनता के बीच में फिर भेजा है। और मैं समझता हूँ कि रानीपुर विधानसभा का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2009 से लेकर आज तक, कि 2009 में हम यहाँ पर जीते थे, 2012 में भी हमने इस विधानसभा को जीता था, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने जीता था, 17 में भी जीता, 19 में भी जीता और लगातार हर बार हमारा वोट का अंतर बढ़ता ही गया। तो उसी ट्रैक रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करेंगे, यहाँ की जनता मेंटेन करेगी और पहले से भी ज़्यादा मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती। विधायक जी, 2 बार आप विधायक रहे हैं, तो मन में कुछ ऐसी भी कोई इच्छा रही हो कि इस बार विधायक बनूंगा मैं तो ये काम जरूर करूंगा रानीपुर विधानसभा में, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा है कि पिछली बार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन का, जो इस बार हम लोग उसका एस्टिमेट वगैरह बना पाए, उसकी DPR बना पाए और उसकी एक तरह से 30,000 करोड़ का काम है, उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल होनी है। अभी सैद्धांतिक सहमति गवर्नमेंट ने दे दी है, तो वो प्रोजेक्ट एक मेरा रह रहा है जिसको मुझे धरातल पर लाना है। अन्यथा जो और बड़े काम मैंने सोचे थे, जैसे सिविल लाइन का था, जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, शिवाली नगर, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, इस सारे क्षेत्र में सिविल लाइन डालने के काम पर हम 2012 से काम कर रहे थे। वो आज धरातल पर उतरा है, काम शुरू हुआ है लगभग 1200 करोड़ का। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा काम है पूरे क्षेत्र की दृष्टि से, जो जगजीतपुर में बन रहा है। हमारा ESI हॉस्पिटल 12 से ही में लगा हुआ था, लेकिन तब की सरकार ने उसको नहीं किया था। इस बार हमारी गवर्नमेंट आई 17 में, तो उसका लाभ मिला और केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ESI हॉस्पिटल भी हम लोग बनाने में कामयाब हुए। वो भी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, उसको जनता को समर्पित करना। इसके अलावा मेरे यहाँ जो अभी काम आधा भर हुआ है गैस पाइपलाइन का, लगभग 50% क्षेत्र में गैस पाइपलाइन डाल चुके, उससे सप्लाई भी शुरू कर चुके हैं। बाकी क्षेत्र को भी कंप्लीट करना है। लक्सर से सीट पर बसपा से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद दावा किया कि उनकी स्थिति अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि वे यदि यहां से विधायक बने तो किसानों के मसलों पर सदन में भी और सदन से बाहर भी लगातार संघर्ष करेंगे। इसे लेकर नेशन 24 न्यूज संवाददाता जसवीर सिंह ने मोहम्मद शहजाद और भाक्यू अम्बावता के राष्ट्रीय सचिव नितिन नीलू से खास बातचीत की। ये सुनिए। पर में चुनावी तविश लगातार बढ़ रही है। हम लक्सर में मौजूद हैं और लक्सर में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद द्वारा अपना जनसंपर्क किया जा रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया है। हमारे साथ में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद, बात करेंगे। शहजाद जी, जिस तरह से आज आपको समर्थन मिला है, एक तरह से देखा जा रहा था कि किसान यूनियन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ को झुकाव था, लेकिन ये अपने आप में एक अजब बात है कि बसपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा भाई। मुझे किसान यूनियन ने समर्थन दिया है और मैं समझता हूँ कि मैं किसान हूँ। सभी लोग जो यहाँ जुड़े हैं संगठन से वो किसान हैं, तो उनका समर्थन एक किसान को ही जाना चाहिए था, वो गया है। जिस तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया और ऐसा कोई तबका नहीं बचा होगा जो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ की बात ना कर रहा हो, कुछ लोगों को छोड़कर या पार्टी विशेष को छोड़ करके। क्या देखते हैं इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा इस आंदोलन की आंच और कहीं ना कहीं इस समर्थन
को लेकर के कितना आपको लगता है कि समर्थन आपके पक्ष में रहेगा, यानी मतदाता कितने मिलेंगे आपको? मतदाता गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन आज पूरा समर्थन जनमानस का मेरे साथ है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 50% से ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसान यूनियन मेरे साथ है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का भाजपा सरकार के खिलाफ चला, बेरोजगारी का, कर्मचारियों के मसले हैं, महिलाओं के मसले हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जा तो क्या बसपा अपने मैनिफेस्टो में इन सबको ले रही है? बसपा की एक क्वालिटी रही है कि वो झूठ के सहारे राजनीति नहीं करती। जो अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लागू करते हैं, घोषणा करते हैं, कभी उन पर चलने का काम नहीं करते हैं। अगर ये घोषणा पत्र अपने पूरे करते पहले से लेकर अब तक के, तो शायद दूसरी पार्टियों का गठन ही ना होता, दूसरी पार्टी बनती ही ना। हम तो जो इनके बचे हुए काम है वो करना चाहते हैं। जैसे जो देश या प्रदेश विकसित होता है उसमें सबसे पहले 2 डिमांड होती है, शिक्षा और चिकित्सा। आज लक्सर में दोनों नहीं है। आदमी खरीद सकता है यहाँ शिक्षा, खरीद सकता है चिकित्सा, लेकिन किसी को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पूरे लक्सर विधानसभा में एक भी राजकीय कॉलेज नहीं है, एक भी जिला स्तर का हॉस्पिटल यहाँ नहीं है जहाँ कोई अपना एक्सरे करा ले, दूसरे काम करा ले, दवाई ले लो, कुछ कर ले। कानून व्यवस्था पे क्या रहेगा? कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था कहाँ है? चलान व्यवस्था है। चलान व्यवस्था चल रही है। सवेर से शाम तक चलान कटते आप देखेंगे, सिर्फ वही व्यवस्था है। उसे भी अगर सौभाग्य मिला, जनता ने दिया तो ख़त्म तो नहीं, लेकिन कम कराने का काम करूँगा। चलिए, मोहम्मद शहजाद ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं इसमें ये भी दम लग रहा है, क्योंकि अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर के किसी भी प्रत्याशी ने या उम्मीदवारों ने अपने मुद्दे में नहीं रखा। अभी भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे बात करेंगे। आपने समर्थन दे दिया है जी। किस तरह आगे की रणनीति है? आगे का जो है हम विधायक जी के साथ भरपूर तरीके से रहेंगे, हमारी टीम पूरी काम करेगी और हमने तन मन धन से सपोर्ट किया है विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी एक किसान नेता हैं और किसानों के लिए इन्होंने पूर्व में भी आंदोलनों में सहयोग भी किया है और किसानों के काम भी किए हैं। केवल इस सीट पर समर्थन है, बाकी पूरे प्रदेश में समर्थन है? नहीं, अभी आप शहजाद जी की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। शहजाद जी की बात करें ज़्यादा अच्छा है। इस सीट पर समर्थन है, बाकी देखा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता निर्णय लेंगे। लेकिन ये सच है कि जिस तरह से किसान एकजुट होकर के एक आंदोलन को जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समर्थन का फायदा बसपा को। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर सीट पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने समर्थन दे दिया है। भाकियू अम्बावता के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद को अपने कार्यालय पर बुलाकर उनका स्वागत किया और उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि यह क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, जहां भाकियू अम्बावता काफी रुतबा है। इनके समर्थन से दिए जाने से उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्र सरकार का घमंड चूर चूर किया था, अब लक्सर सीट पर उनकी जीत पक्की है। उन्होंने दावा किया कि वे किसानों की समस्याओं के लिए सदन और सदन से बाहर भी लगातार आवाज उठाएंगे। 2 बार रिपीट। भरोसे के साथ मुझे किसान यूनियन ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। जो भी समस्या उत्तराखंड के किसानों की, हरिद्वार के किसानों की होगी, क्योंकि मुख्य रूप से किसान हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ा सा देहरादून में है, बाकी तो बहुत छोटे किसान हैं। जो मेन समस्या वो यही है और इन किसानों की समस्या को मैं सदन में उठा करके सरकार से काम किसान हित में कराने का काम करूँगा, ऐसा मेरा वादा है। भी अपना गणतंत्र बदलना चाहते हैं, इस निकम्मी और लूट खसोट की सरकार से बचाना चाहते हैं किसान को, प्रदेश को, देश को। हमें यहाँ जितने प्रत्याशी हैं उनमें किसान हित का जो मुद्दा उठाने वाले हैं, जो किसान हित में काम करने वाले हैं, वो शहजाद भाई के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। तो इसलिए आज तहे दिल से, तन मन धन से हम आज जो है शहजाद जी के साथ पूरी की पूरी यूनियन खड़ी है। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते अपनी पूरी टीम इनके चुनाव में लगाऊंगा और तहे दिल से इनका हर तरीके से काम।
लक्सर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लक्सर में अपने चुनाव कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए पार्टी ने लक्सर सीट पर उन पर भरोसा जताया। वे पार्टी के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि वे इस सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पास भी उनका उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र है। तो स्वतंत्रता कैसे मिली इसकी पीड़ा हमें है। हमारे परिवार ने, मेरे पिताजी जो थे वो 18 वर्ष की एज में ही जेल चले गए थे और 1942 के आंदोलन में। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग, कांग्रेस ने जो हमें मौका दिया है उसमें ये सीट जीत करके विधानसभा की और कांग्रेस की झोली में डालें। यहाँ बदलाव की लहर है, बदलाव है। हम यहाँ कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और कांग्रेस ने पिछले 73 साल में जितने भी कार्य करे हैं बदलाव लाने के, उन सब में हम सभी सहयोगी बने। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने देश के समस्त नागरिक बंधुओं को, माताओं बहनों को, नौजवान मित्रों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व हम सबके सामूहिक कृतित्वों के कारण प्राप्त हुआ है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प हैं, वो संकल्प मूल रूप से पूज्य महात्मा गांधी जी के संकल्प हैं। स्वच्छता के लिए, सबका साथ सबका विकास, स्वावलंबी हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, इस सब में हर एक को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगी। अच्छे लोकतंत्र के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का बोध भी हमें, प्रकृति का संयमित उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, स्वच्छता के लिए हम सब सहभागी बने, अपने जीवन में अंगीकार करें। साथ में कुछ नहीं कर सकते तो टोकने का काम कर सकते हैं। बुधवार को देश भर में देशवासी 73वां गणतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। तमाम सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और नेताओं ने ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। खैराना के पटनापुर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जिम्मेदार देश के बच्चों के भविष्य निर्माता शिक्षकों ने गलती से उल्टा झंडा फहरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ध्वजारोहण के समय न तो किसी अन्य ने इस पर ध्यान दिया। इस दौरान एक शख्स लगातार फूल बरसाते हुए दिख रहा है, जबकि राष्ट्रगान के समय हर देशवासी को संविधान की मुद्रा में खड़ा रहना होता है। बहरहाल उल्टे ध्वजारोहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने देश के समस्त नागरिकों, बंधुओं और माताओं बहनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व हम सबके सामूहिक कृतित्वों के कारण प्राप्त हुआ है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प हैं, वो संकल्प मूल रूप से पूज्य महात्मा गांधी जी के संकल्प हैं। स्वच्छता के लिए, सबका साथ सबका विकास, स्वावलंबी हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, इस सब में हर एक को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगी। अच्छे लोकतंत्र के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का बोध भी हमें, प्रकृति का संयमित उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, स्वच्छता के लिए हम सब सहभागी बने, अपने जीवन में अंगीकार करें। साथ में कुछ नहीं कर सकते तो टोकने का काम कर सकते हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर फहराया तिरंगा। परेड की सलामी ली। वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश वाचन किया।
सांसद संध्या राय, सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और गणमान्य नागरिकों के साथ ध्वजारोहण में शामिल हुए। आपको बता दें कि जावेद खान ने भारतीय होने की मिसाल दी। जावेद खान व्यापारी संघ अध्यक्ष के द्वारा साल में 3 कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और नर्मदा जयंती। विगत 8-9 साल से यह सिलसिला लगातार जारी है। इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण और सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें एडवोकेट GS ठाकुर, नगर अध्यक्ष भाजपा का सम्मान सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक में व्यापारी संघ के अध्यक्ष जावेद खान और उनके व्यापारियों बंधुओं के द्वारा किया गया। वहीं इसी मौके पर व्यापारी संघ अध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। साथ ही कोरोना से बचाव की अपील की। उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम प्रशांत जी और जावेद भाई, खेल जगत के सारे लोगों ने, बड़ी हस्तियों ने उपस्थित होकर गणतंत्र मनाया। 73वां गणतंत्र हमारे देश का अत्यंत शक्तिशाली गणतंत्र होता चला जा रहा है। आज हम दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हुए हैं। मुझे लगता है परिवर्तन का युग चल रहा है और ये हमारे संविधान जो उत्तरोत्तर उन्नति करता संविधान है, समय समय पर बदला, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ संविधान की उसकी बदौलत हम दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकें। हमारे पड़ोसी में देखा अफगानिस्तान, जहाँ सरकार छोड़कर भाग गई थी, और ये हमारे संविधान का है कि हम इस संकट काल में भी मजबूती के साथ उभरे हैं। दुनिया को हमने आदर्श दिया है। हम ये देना चाहते हैं संदेश कि सब अपने हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें और आगे बढ़ें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। हमारी यही विनती है और भेदभाव कोई भी ना करे कृपया। सब एक खून है और एक लोग हैं सब लोग। जय हिंद, जय भारत। और मास्क का उपयोग करें, कोरोना से बचें। बुधवार को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तिरंगे को फहराकर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो वहीं संभल के रजपुरा में केनरा बैंक की शाखा प्रबंधक ने अपने सभी स्टाफ को साथ लेकर तिरंगा फहराया। हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह यादव ने शाखा प्रबंधक नीलेश कुमार राय से खास बातचीत की। सुनिए। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर संभल तक पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ झंडा फहराकर और मिठाइयाँ बांटकर पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आज हमारे साथ केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक नीलेश कुमार राय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। उन्होंने अपने माता पिता को साथ लेकर और अपने समस्त स्टाफ को साथ लेकर उन्होंने आज अपनी शाखा में झंडा फहराया और साथ ही लोगों को मिठाई खिलाई। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, नेशन 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपने आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपने अपनी शाखा में माता पिता को साथ लेकर और सभी स्टाफ को साथ लेकर झंडा फहराया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, 26 जनवरी हमारा संविधान, रिपब्लिक इंडिया हम लोग बने थे। आज 73वां साल चल रहा है। तो इसी में हम लोगों ने, कैनरा बैंक ने एक मुहिम शुरू की कि क्यों ना अपने अगल बगल के लोगों को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाने से बनती हैं। लोगों को समझ में आए कि हाँ, हमारे फौजियों ने जो शहादत दी है अपने देश को आज़ाद कराने में, हमारे जो पहले के नेता हैं जिन्होंने हमारा संविधान लिखा जिससे सब लोग एक समान रह सके, तो इसी मुहिम में हम लोगों ने भी कोशिश की इस बार। तो अपने जो साथी लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथियों से बस यही है कि देश को आगे बढ़ाने में पूरा अपना सब लोग अपने अपने लेवल पे अपना योगदान दें। और 26 जनवरी देखा जाए तो कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन एक दिन सुनिश्चित किया गया है कि इस दिन सब लोग मनाएं। लेकिन सब लोग डेली अपने जगह पे कुछ न कुछ बढ़िया करके अपने देश का सहयोग कर सकते हैं। नीलेश भाई ने बताया कि हमारे जो देश के जवान थे उन्होंने शहादत दी थी, उसको लेकर के आज पूरे देश में लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी को लेकर हमने भी आज मनाया है। कैमरा पर्सन डॉक्टर सैफी के साथ विजेंद्र सिंह, नेशन 24 संभल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।